हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी की एक सीरीज़ चल रही है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, 15 क्वेश्चंस करके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है आपके 4 से 5 एक पूरी सीडीपी के सेट में रखे जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं ये अभिकथन और तर्क वाले रखे जाते हैं। चलिए देखिए क्या दे रखा है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो व्यक्ति जो होगा या बालक जो है वो आपका अधिगम सीखता है किससे, विकास के अनुसार ही जुड़ता है। ये बात सही कही गई। ठीक है, फिर अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। ठीक है, जब बालक सीखता है तो उसके द्वारा क्या होता है कि उसका विकास भी बढ़ता है ना। तो वही बात कही गई कि विकास की नई स्थितियां भी उसकी बनती हैं। तो आपका कथन और कारण दोनों ही सही कहे गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, तो क्या कहता है प्रश्न, देखिए ज़रा। प्रश्न कह रहा है बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये कथन आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बात तो ये सही कही गई है। चलिए हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या विकास में बदलाव नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, गलत है। ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर आपका प्रश्न जो है वो पॉजिटिव है, भाई प्रश्न तो पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव पूछा जाएगा। यदि प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव होगा। तो ये नहीं किया जा सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। आनुवंशिकता की विकास में भूमिका होती है भाई। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। विकास जो है वो आपका कब से प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जो मृत्यु तक चलता है ना। तो ये पहली बात सही कही गई है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अगर विकास का फैक्ट आपको नहीं पता है कि विकास क्या है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए कि ये किस प्रकार से। ठीक है, इसमें क्या है, आपको समझ अपनी विकसित करनी है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समायोजन, अधिसंज्ञान, समाजीकरण और पृथक्करण। पृथक्करण कहीं भी आ जाए उसको कभी भी सही नहीं करना है। ठीक है, गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है ये आपका पृथक्करण। समाजीकरण के द्वारा, देखिए समाज की बात कही गई है ना, समाजीकरण से ही बच्चे तौर तरीके सीखता है समाज में रहने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका अभिकथन और तर्क का। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अभिकथन क्या है? अभिकथन है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो आपकी कब से स्टार्ट हो जाती है? देखिए पियाजे ने हमें 4 अवस्थाएं बताई हैं ना, पूर्व आएगी, फिर आपकी मूर्त आएगी, तो ये 2 से 7 होगी आपकी। ठीक है, इसमें क्या विचार करने में कठिनाई आती है, सही बात कही गई है। और ये भी बात सही है कि जो 6 वर्ष की बालिका है वो क्रमांकन के कार्य नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती। तो ये भी बात सही कही गई है, संरक्षण और क्रमांकन नहीं कर सकती। तो दोनों ही बात सही कही गई हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 6 वर्षीय बालिका आ जाएगी ना, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन हम लगा देंगे कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, क्या दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे भाई किस बात पर जोर देते हैं? गतिविधि, अनुकरण, अनुकूलन या पुनर्बलन। उन्होंने संज्ञानात्मक अवस्था जो बताई है उसमें उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बताया है भाई, बताइए।
आपको अपने माइंड में आंसर सोचना है कि क्या आप सही आंसर कर रहे हैं। तो गतिविधि के बारे में बताते हैं कि पियाजे कहते हैं गतिविधि के द्वारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। उन्होंने आत्मसातीकरण, समायोजन, ये सब बात कही है जीन पियाजे ने। अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चलिए प्रश्न क्या दिया है कि उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता, किसी का नाम है उम्मेद जो चॉकलेट नहीं खाता है, जो उसके पिता मेहमानी के लिए लाए हैं। ठीक है, मेहमानों के लिए लाए हैं, ये सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मेद नैतिक विकास के किस चरण में है। अब भाई जो कोहलबर्ग है, इन्होंने कितने चरण दिए हैं, इन्होंने 6 चरण दिए हैं। तो ये जो बात कही गई है इसके अनुसार वह किस चरण में बालक है। यांत्रिक सापेक्षता, सजा और आज्ञाकारिता, सार्वभौमिकता, नैतिकता, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। बताइए क्या लगाएंगे इसके लिए आप लोग आंसर। बच्चा जो है वो डर रहा है ना कि हमको सजा मिलेगी यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो वो सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, क्या दिया है, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। ये फैक्ट ये किसने कहा है। BF स्किनर है, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। किसके द्वारा ये बात कही गई है। तो देखिए इसमें यदि हम बात करें कि क्या है कि समकक्षी वयस्कों के साथ हैं, मतलब एक तरीके से समाजीकरण हो रहा है, और समाजीकरण की बात किसने कही है, लेव वाइगोस्की के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, क्या कह रहा है, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब ये मदद करता है। कहीं भी यदि शिक्षिका बालक की मदद कर रही है तो किसके अंतर्गत आता है, पाठ, प्रत्यक्ष निर्देश, अनुकूलन, पुनर्बलन। तो ये आएगा पाड़, मचान, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये सब बातें कही गई हैं। पाड़ को ही हम मचान कहते हैं, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर सिखाया जाता है, उसकी मदद की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस प्रकार से होता है, ये बात कही गई है। देखिए प्रगतिशील जब कक्षा होगी तो क्या है, देखिए का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है, और छात्र उसी की निष्क्रिय प्राप्त करता। भाई छात्र निष्क्रिय प्राप्त करता क्यों होंगे, जब शिक्षक अच्छे से सिखाएगा तो सक्रिय रूप से ही सीखेंगे। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा कब कहलाएगी बताइए, तभी कहलाएगी जब छात्र स्वयं सक्रिय रूप से किसी अधिगम का निर्माण कर सकें, सीख सकें। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, क्या कहा गया है इसमें, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि भी बताई हुई है। तो इन्होंने ये बात कही है, इन्होंने इस बात को चुनौती दी है कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, ये गलत है। ठीक है, ये उन्होंने चुनौती दी है ना, चुनौती वो गलत बात को ही तो देंगे, तो नेगेटिव पूछा गया इसमें। बाकी इन्होंने तो बात ये कही गई कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, एकात्मक नहीं है, बुद्धि भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, क्या कहा गया है इसमें, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास ये सारी क्षमताएं होती हैं, ये प्रदर्शित कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। देखिए तर्क की बात कही गई तो इसमें भी तर्क आएगा। ठीक है, तो तर्क गणितीय बुद्धिता वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा अनुमान लगाने में समर्थ होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है तथा उसे किया जाना चाहिए। क्या कहलाता है,
निजी संवाद प्रोत्साहित, आत्मकेंद्रित संवाद प्रोत्साहित। इन्हीं दोनों, चलिए इन्हीं दोनों में आपको आंसर करना है कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन तो और भी है। जो स्ववाक की बात कही गई है, स्व मतलब निजी होता है, ठीक है, तो निजी संवाद कहलाता है, ठीक है। जब क्या है हमारी सोच व व्यवहार की दिशा देता है तो उसे निजी संवाद कहते हैं और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए कथन और तर्क का हमारा ये तीसरा प्रश्न आ रहा है, जो कि केवल अंडर 15 क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 13 में क्या है, कथन दिया हुआ है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ाने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। अब क्या केवल उनको हम बच्चों को गणित व विज्ञान में ही जोर दे देंगे? ये बात गलत कही गई है, ठीक है। उनको सभी विषय पढ़ाने हैं ना। फिर लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये भी बात गलत कही गई। बच्चों में आप कोई दोष नहीं निकालेंगे कि जन्मजात क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों ही बात गलत हो जाएंगी। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन जो है वो किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए, नेगेटिव बात पूछी गई है, ठीक है। नेगेटिव अगर क्वेश्चन है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। देखिए मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं कि बच्चों की शिक्षा में समर्थन करें, सुधार करें। तो ये बात सही कही गई है। क्या हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चों में तनाव पैदा करें? नहीं, गलत बात है। तो यही आपका सही है। फिर शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, तो ये भी बात सही है। इसके द्वारा मूल्यांकन से हम बच्चों में संशोधन कर सकते हैं जो भी उनके शिक्षण अधिगम पर दिक्कत आ रही। बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये सब बातें सही कही गई हैं। तो नेगेटिव पूछा गया था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये इसलिए नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक साथ ही हम सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। 15 नंबर है हमारा। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करे भाई, बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने को कहे। देखिए बच्चे को कभी भी डांटना नहीं है, कभी भी दंड नहीं देना है। माता पिता को बुलाकर शिकायत करे कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ये भी कभी नहीं करना है। कभी भी बच्चे की शिकायत नहीं करनी है आपको। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहे। क्या कई बार लिखने से बच्चे जो है वो सही आंसर दे पाएंगे? ये भी गलत बात है, जब तक उनको फैक्ट समझ में ही नहीं आएगा। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके अनुसार उन्हें पढ़ाएं। भाई उनकी बच्चों की वैचारिक सोच का पता लगाए, फिर उसके अनुसार उनको डेवलप करें, उनको उसके अनुसार उनमें उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो हम ऑप्शन 4 की तरफ जाएंगे। कैसी लगी भाई क्लास आप लोगों को? अच्छी लगा करे भाई क्लास तो लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी भाई क्लास को गेन कर पाएँ, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आता है। जब आप देखिए कि 15 में आप 15 कर पा रहे हैं, तब जाके आप पेपर में अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे, है ना। तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस ही होती है। और इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।